प्रिय छात्रों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मेरे चैनल का नाम ये है। आप लोग यदि वास्तविकता में फिजिक्स सीखना चाहते हैं और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाल रखे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से फिजिक्स को सीख सकते हैं। इधर हम अध्याय 5 में पहुंच गए हैं वीडियो बनाते बनाते। तो जैसा कि मैंने बोर्ड में लिख रखा है, अध्याय 5 सरल रेखा में गति। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग निर्देश फ्रेम के अंतर्गत जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम पढ़ेंगे, विरामावस्था एवं गति की अवस्था, एक विमीय द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति, दूरी, विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, चाल, माध्य अथवा औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, वेग, एक समान वेग, परिवर्ती वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, त्वरण, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण, औसत त्वरण। और इधर देखो कोने में दो सूत्र लिखे हैं मैंने, कोने में दो सूत्र लिखे हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कक्षा 11 के अध्याय 5 में सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो बच्चे कक्षा 9 और 10 में विज्ञान विधिवत पढ़े हैं तो इनमें से बहुत सारी चीजें उन लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ रखी हैं, और जिसने नहीं भी पढ़ रखी हैं तो जो मैंने कक्षा 9 के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है वहां पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरी एक बात, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो जब देखिए तो कॉपी और किताब लेकर के बैठिए और जो भी बताया जा रहा है उसको नोट करते जाइए। जब आप किताब और वीडियो की सहायता से नोट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहां पे समस्या हो रही है, और जब समस्या होगी तब उसका समाधान खोजने के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, और जब क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने टीचर से पूछेंगे या आप मेरे YouTube चैनल में मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जिसका भी होगा उन सबको मैं यथासंभव हल करके बताने का प्रयास करूंगा। तो ये बात पक्की है कि यदि वास्तविकता में आपको सीखना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे जो गांव देहात से आते हैं उन्होंने हो सकता है 9-10 में न पढ़ा हो, सीधे या कम पढ़ा हो या उतना डीप नहीं गए हो, लेकिन 11 में तो सब कुछ पढ़ना है ना। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग क्या है? निर्देश फ्रेम। मैं इसमें सारा कुछ शॉर्ट में बताऊंगा और आप लोग क्या करिए कि किताब की सहायता से ये सारी परिभाषाएं नोट कर लीजिए। जितना भी डेरिवेशन वाला पोर्शन है वो सब हम कर देंगे। तो निर्देश फ्रेम क्या कहते हैं? ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक है, निर्देश फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। ठीक, अगला आया विरामावस्था एवं गति की अवस्था। तो जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, यानी जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपरिवर्तित रहती है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। जैसे मान लो ये यहां पे रखा है तो ये समय के साथ बदल नहीं रहा ना, तो विरामावस्था में कहलाती है। और जब कोई वस्तु किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है तो वस्तु की गति, तो वह वस्तु की गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे यहां रखा और इसको खिसका दिया तो यहां से वहां तक गया तो कुछ समय लगा। ठीक है, तो विरामावस्था की गति एवं विरामावस्था की स्थिति और गति की स्थिति। ठीक है ना। इसके बाद आपको पढ़ना है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। ठीक है ना, तो इनकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है दूरी। तो कक्षा 9 में बहुत विधिवत ढंग से डिस्कस किया है। यहां पर शॉर्ट में बता दूं मैं, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई
किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है ना, तो दूरी एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक, अब फिर क्या आएगा, विस्थापन। किसी गतिशील व्यक्ति या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम, किसी गतिशील व्यक्ति या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसी गतिशील व्यक्ति या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक, इसके बाद एक समान गति, एक समान गति और असमान गति। तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे तो वह एक समान गति, और यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। ठीक, इसके बाद चाल, चाल और वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। यह सूत्र आप, मुझे लगता है कि कक्षा 6 से पढ़ रहे होंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय आप लोग कक्षा 6 से पढ़ रहे होंगे। चाल, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। देखो, वेग, चाल अदिश राशि, वेग सदिश राशि। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड। यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विस्थापन से वेग और वेग से त्वरण। अब आप लोग आ गए हो कक्षा 11 में। कक्षा 11 में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और विस्थापन परिवर्तन किसके साथ होगा, समय के साथ ना। तो विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। बाकी जितना भी मैंने लिखा है इन सब की परिभाषाएं आप लोग किताब से लिख लीजिएगा। हमको यहाँ जिसको आगे लेके चलना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा वेग और त्वरण की परिभाषा आपको मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। तो कैसे याद होगी, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण देखो, हो सकता है आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हो, मैं थोड़ा सा अपने गांव के भाषा में या जिसे कहते हैं देहाती स्टाइल में बताऊं आपको। तो आप लोगों ने त्वरण जो है तो भले ही न सुना हो, लेकिन चूंकि आप लोग 11 में आ गए हैं तो बहुत से लोगों ने एक्सीलरेटर, इसको देसी भाषा में एक्सीलेटर, एक्सीलेटर लगभग सभी बच्चों ने सुना होगा। जैसे जो बच्चे स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या साथ में अपने गार्जियन के बैठते हैं तो देखते होंगे कि खाली रोड है तो पिताजी एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो एक्सीलेटर बढ़ाते हैं ना, एक्सीलेटर से एक्सीलरेशन, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अब मान लो आप स्पीड में जा रहे, स्पीड में चले जा रहे हैं और एक का एक सामने बकरियों का झुंड या गायों का झुंड आ गया तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे ना। साइकिल तो लगभग सभी बच्चे चलाते हैं ना। खाली रोड है तो अब
गाड़ी में क्या होता है, एक्सीलेटर लेते हैं, और साइकिल में क्या है, अपने पैर से ताकत लगाते हैं ना, पैडल मारते हैं, और जहां भीड़ भाड़ आ गई तो ब्रेक लेते हैं। तो एक्सीलेटर बढ़ाते हैं धनात्मक त्वरण, और रोकते हैं तो ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन कहते हैं। कि आप इसको बहुत आगे तक हम लोगों को पढ़ना है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग, और वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। ठीक, तो कहो तो मैं सूत्र लिख दूं, या कहो तो आगे ही सीधे सीधे आगे सूत्र करेंगे। ठीक है, इनकी सहायता से हम आगे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, विस्थापन, समय, त्वरण, इनकी सहायता से अभी हम आगे क्या करेंगे, गति के समीकरणों का निगमन करना है। गति के समीकरण क्या करना है हमको, गति के समीकरण। पहले कक्षा 9 में गति के समीकरणों का डेरिवेशन भी रहता था। इधर मैं अभी एक दिन किताब देख रहा था कक्षा 9 की, तो उसमें मुझे गति के समीकरण तो मिले, बट उनका निगमन नहीं मिला। तो हो सकता है अब कोर्स से निगमन हट गया हो, लेकिन यहां पर आपको गति के समीकरण का निगमन कलन विधि से और ग्राफी विधि से, दोनों विधि से करना है। पहले जब हम लोग कक्षा 9 में पढ़ते थे तो गति के समीकरणों का निगमन कक्षा 9-10 में ही रहता था, साधारण विधि से और ग्राफी विधि से। ठीक, तो गति के समीकरण आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि ये जरूरी है पढ़ना। अभी तक आप लोगों ने 3 पढ़े। पहला पढ़ा था v बराबर u प्लस AT, दूसरा पढ़ा था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा है st बराबर u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। मैंने बोर्ड में देखो ये चारों समीकरण लिख दिए हैं। इन समीकरणों का निगमन सबसे पहले हम समाकलन विधि से करेंगे या कलन विधि से करेंगे। किताब में आप देखोगे तो हेडिंग भी है, कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। तो गति के समीकरणों का निगमन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चूंकि जैसा मैंने पीछे भी आपसे वादा किया था कि जितनी गणित फिजिक्स के लिए आवश्यक होगी उतनी मैं समय समय पर अपने वीडियो में बताता रहूंगा। ठीक, तो मैथ के जो बच्चे हैं उनको तो कैलकुलस की किताब पढ़नी है, लेकिन जो बायो के बच्चे हैं उनको कैलकुलस नहीं पढ़नी है। तो उनको जितने सूत्र फिजिक्स के लिए, अर्थात जितनी गणित फिजिक्स के लिए आवश्यक है उतनी सीखते जाइए, आपको फिजिक्स पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो देखो मैंने कोने में 2 सूत्र लिखे, कोने में वीडियो की शुरुआत से 2-3 सूत्र लिखे थे मैंने। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, मैंने लिखा था y बराबर x की घात n। यदि y बराबर x की घात n तो dy बटे dx, या मैं बच्चों को ऐसा बताता हूं d/dx, और यहां y लिख दिया। ठीक है, d/dx बराबर हो जाएगा nxn-1। यह अवकलन का पहला सूत्र है। जब y बराबर x की घात n तो dy/dx या d/dx y बराबर nx-1। यदि y बराबर x की घात 7 है, बेटा ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो जब फिजिक्स में ये सूत्र हम लोग यूज करेंगे तो आप लोगों को बड़े आराम से आ जाएगा। यदि y बराबर x की घात 7 है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। n कितना है,
n कितना है, 7 कितना है, देसी भाषा की टोन आ जाती है ना, n कितना है, 7 है। तो 7x 7 ऋण 1 क्या हो गया, y बराबर x का 7 है तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7 का वैल्यू हो जाएगी 7x की घात 7 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 7x की घात 6। ठीक। अच्छा भाई, यदि y स्थिरांक है, यदि y स्थिरांक है, y स्थिरांक है अर्थात x की घात 0 है, तो dy बटे dx बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल ले, यदि y बराबर 5 है, स्थिरांक है ना, तो dy बटे dx क्या हो गया, dy बटे dx हो गया 0। यानी इसके साथ x y z नहीं है तो वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी। ये दोनों सूत्र और ये सवाल जो मैंने एग्जाम्पल बताए, ये आपके अवकलन के हैं। बात ठीक है, ये दोनों सूत्र अवकलन के हैं। इसके बाद जो नीचे मैंने लिखा है, अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो सर एक साथ बता रहे हैं, तो एक साथ तो इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि गति के समीकरणों का जो निगमन करना है हमको, वो कलन विधि से करना है, तो हमको समाकलन वाले सूत्र पहले उपयोग करने हैं। ठीक, तो समाकलन का जो सूत्र मैंने बोर्ड में लिखा है, ये अगर ये चिन्ह लगा हो, अगर ये चिन्ह लगा हो तो समाकलन का चिन्ह है x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। सवाल मैं वही लेता हूं जो अवकलन में लिया था, x की घात 7 dx। ठीक है, x की घात 7 dx क्या हुआ, x की घात n कितना है, 7 है ना, 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 तो क्या हो गया, x की घात 8 बटे 8। ठीक, x की घात 8 बटे 8। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है, तो ये सूत्र, ये सीधे ये सूत्र समझ लीजिए, यदि ये करना है तो ये हो जाएगा। तो ये हो गए समाकलन का सूत्र। तो ये दोनों सूत्र, पहला d अपॉन डी एक्स वाई या dy बटे डी एक्स बराबर nx n माइनस 1, दूसरा x की पावर n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इन दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन सिखाऊंगा। प्रयास करूंगा कि 2 वीडियो में चारों समीकरण हो जाएं, क्योंकि बड़े बड़े हैं ना। तो तब तक के लिए थैंक यू। एक बार फिर से, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे वीडियो देखिए, और घर बैठे सरल भाषा में आसानी से फिजिक्स सीखिए। धन्यवाद।